नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्कृष्ट सांसद यानी बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। दिनेश त्रिवेदी जी को वर्ष 2016 के लिए उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार दिया गया। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें संसद के केंद्रीय कक्ष में सम्मानित किया इस पुरस्कार से। इस कार्यक्रम में वो हमारे साथ हैं। हम उनसे खास बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राजनीतिक और संसदीय यात्रा है वो कैसी रही, क्या अनुभव उनके रहे और देश की जो संसदीय व्यवस्था है उसका भविष्य वो कैसा देखते हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, वो अपना एक राजनीतिक सफ़र शून्य से शुरू करता है, पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनता है, कभी शायद वो सोचता भी नहीं है कि मैं विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि बनूंगा। आप सांसद बने, सदन, दोनों सदनों के सदस्य रहे, लोकसभा भी राज्यसभा भी, और अब आपको उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैसा अनुभव करते हैं आप और क्या कहना है इस उपलब्धि पे आपका? नहीं, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमको जो विरासत में ये लोकतंत्र मिला है जी, हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान देकर हमें ये मजबूत लोकतंत्र दिया है। और ये लोकतंत्र का ही चमत्कार कहिए कि यहाँ जिसको कहते हैं कि सब बराबर है जी, और वो ज़माना गया जहाँ सिर्फ राजा और रानी हुआ करते थे। तो हमें बहुत गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए जी, और ये सब उसी लिए हुआ कि लोकतंत्र की वजह से। और हालांकि ये सब हुआ, कभी उम्मीद नहीं थी, ऐसा भी नहीं सोचा था कि कभी इस बड़े भवन में हम प्रवेश करेंगे एक सांसद के रूप में जी, मगर वैसी प्लानिंग नहीं की थी कि हमको संसद में जाना है। जी, हर एक चीज़ अपने आप में होती गई और लोगों के काज और उनके साथ रहना। तो ये क्या है कि आप यदि निष्ठा से के साथ काम करते जाए ना जी, तो ये सब अपने आप आ जाता है। जी। सर, जो मैंने आपका प्रोफाइल देखा, जो आपके बारे में जाना मैंने, आपने सर मॉडलिंग की, आप सर अच्छे एक सितार वादक हैं, आपने MBA तक की पढ़ाई करी। राजनीति में आना कैसे हुआ? नहीं, राजनीति में ऐसे हुआ ना कि हमें एयरफोर्स का पायलट बनना था जी, और बचपन से यही था कि और कुछ काम हम कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ एयरफोर्स में लड़ाकू प्लेन उड़ा सकते हैं। और इस सपने के साथ आए थे। फिर नेचर का अपना कुछ और प्लान था जी, विधाता का कुछ अपना और सोच था। तो ट्रेनिंग वगैरह सब लेने के बाद चूँकि हम पायलट थे और उन दिनों कमर्शियल पायलट की ज़्यादा नौकरियां नहीं थी, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। जी, तो हमने MBA किया अमेरिका में और चूँकि राजीव गांधी पायलट थे जी, तो फिर कांग्रेस से शुरुआत हुई 1984 में। और पहला मेरा जिसको कहते हैं कि राजनीति में आना वो पटना से हुआ। कैसे सर? वो पटना में ये हुआ कि हमें कांग्रेस और राजीव जी की तरफ से एक मौका मिला था कि आप लोकसभा की सीट लड़िए जी, और कहा कि इस बार सब जीत जाएंगे। मैंने कहा हम अभी भी पढ़ाई करके आए हैं, यंग थे और ये इलेक्टेड पॉलिटिक्स से अभी हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है। उस दौरान हम मिले जनरल SK सिन्हा से, जो हमारे गवर्नर भी रहे। जी, तो मुझे अच्छा लगा कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे कि वो कहने लगे हम सुपरसीड हो गए हैं फलाना। वो आर्मी के बड़े अच्छे जनरल थे। तो मैंने कहा आप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जी, तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, हम आपकी मदद करेंगे। जी, और हुआ ये कि वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। तो कांग्रेस की टिकट में हम लड़े नहीं, मगर उसके मतलब जनरल सिन्हा के साथ हो लिए। जी, तो ये मेरा पहला तजुर्बा था। और हम हमेशा ये सोचते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल राजनीति की पार्टी हो, अच्छे लोग जो निष्ठा के साथ देश का काम करें, जी, उनका आना बहुत ज़रूरी है। और हर एक पार्टी में यदि अच्छे लोग आए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पार्टी में अच्छे लोग नहीं हैं, जी, मगर बिल्कुल निष्ठा के साथ काम करो, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, देश सबसे ऊंचा है। जी, पार्टी तो अपनी जगह पर है ही, मगर जो भी चीज़ करे, जो भी चिंता करे, सबसे पहले देश के लिए क्या अच्छा है। जी,
और मुझे लगता है कि अभी आवश्यकता है। जी। राजनीति में जाना और संन्यास लेना एक ही बराबर है। कैसे? क्योंकि आप राजनीति में आते हैं तो फिर आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होनी चाहिए, मतलब होती ही नहीं है, और आपका जीवन खुली किताब होना चाहिए। आपका कोई कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। आपको यदि पर्सनल लाइफ जीना है तो मतलब लोकतंत्र का तकाजा है कि लोगों को सब जानना है कि आप कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ से, यदि आप गाड़ी में चढ़ते हैं तो गाड़ी के पैसे कौन देता है, मतलब बहुत कठिन है जी। और यदि आपकी निष्ठा है तो आप आइए, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। हम लोग यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, कितने लोग थे और सब निष्ठा के साथ आए थे जी। और 2-2.5 साल से भी ज़्यादा लगे हमारा संविधान जो हमें मिला, और उस भवन में, सेंट्रल हॉल में हुआ, किसी के ऊपर भी आप उंगली रखे वो देश को लीड करने के काबिल था, चाहे कोई भी पार्टी का हो, क्योंकि सब एक टीम के साथ काम कर रहे थे। एक ही उद्देश्य था कि देश के भविष्य के लिए क्या अच्छा है। हमारे रास्ते अलग हो सकते, अब जैसे पीने का पानी हो, पढ़ाई लिखाई हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, इसके लिए कोई अलग सोच ही नहीं सकता है जी। मगर हम सोच सकते कि नहीं, पहले बिजली होनी चाहिए, फिर पढ़ाई होनी चाहिए, ये अलग हो सकता है, मगर मकसद एक ही होना चाहिए कि देश को कैसे मजबूत करे और हमारे सब जितने भी नागरिक हैं सबको लगे कि हम एक परिवार हैं। जी। दिनेश जी, बात आपने राजीव गांधी जी की 2 दशकों की जो आपकी राजनीतिक यात्रा है, संसदीय यात्रा है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको किसने किया? हमारे दौर में जी। देखिए, एक तो प्रभावित यदि हम लोग नेशनल सीन में लें तो हमारे 2 लीडर ने बहुत प्रभावित किया जी। एक तो अटल जी और एक ममता जी, क्योंकि ममता जी भी निष्ठा के साथ 24 घंटा काम करती है और आज भी वो साधारण घर में रहती है, चीफ मिनिस्टर बन गई, सब कुछ, मतलब 34 वर्ष उन्होंने लड़ाई की वहाँ लोकतंत्र बहाल करने की जी। तो एक तो ममता जी की तरफ देखते हैं, उनकी सादाई की तरफ देखते हैं और उनकी हिम्मत की तरफ देखते हैं और उनको जो देश के लिए प्रेम है, और दूसरा अटल जी। मतलब अटल जी को तो हम हमेशा कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन नहीं, स्टेट्समैन थे जी। वो हमारे आगे की पीढ़ी के लिए ज़्यादा सोचते थे और अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचते थे। उनके साथ बहुत अच्छा लगा, काम करने का मौका मिला और आज भी मैं उनको नमन करता हूँ। जी। आपकी संसदीय यात्रा का ऐसा कोई सुखद पहलू जिसका आप खास तौर पर उल्लेख करना चाहते हो? जो पुरस्कार मिला वही है कि अच्छा लगा जी कि आप डिस्टिंक्शन से पास हुए, आपको लोगों ने सराहा, मगर इसके साथ साथ जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है जी कि आपका आचरण जो था उससे भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर अब मोहर लग गई कि आप सबसे आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन जिसको कहते हैं जी। तो आपको उस तरफ से आपका आचरण भी ऐसा होना चाहिए ना। जी। पिछले 2 दशकों में आप कैसा बदलाव देखते हैं, खास तौर से भारतीय राजनीति की अगर मैं बात करूं उसमें? देखिए, हमारी पहली राज्यसभा की सदस्य रहे 1990 में जी। अब 1990 में यदि एक सदस्य वॉकआउट करता था एक जी तो सुर्खियों में रहता था कि आज फलाने ने क्वेश्चन आवर में वॉकआउट किया, और यदि पूरी पार्टी वॉकआउट करती थी तो बैनर हेडलाइन बन जाती थी, एक बड़ी घटना मानी जाती थी। बहुत बड़ी घटना मानी जाती थी। जी। आज बड़ी घटना ये मानी जाती है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज संसद चला, तो ये हम सबके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। कभी कभी नोक-झोंक होती है, कभी कभी एडजर्नमेंट हो जाता है, मगर इसको रोज़ नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आप पूछेंगे जिम्मेवार कौन है? जी। अगला प्रश्न यही होना चाहिए, जिम्मेवार हम सब हैं। इसमें ना तो एक पर्टिकुलर पार्टी की बात करेंगे, ना तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करेंगे, मगर क्या है कि
एक यदि परिवार में यदि कुछ अनबन होता है तो आपका मतभेद हो सकता है मगर मनभेद नहीं होना चाहिए जी। यहाँ कभी कभी लगता है कि मनभेद हो गए और बहुत नेगेटिविटी आ गई, वो नहीं होनी चाहिए। इतनी कड़वाहट क्यों? आप जो करते हैं हम भी वही करते हैं, आपको देश की चिंता है, हमको भी देश की चिंता है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे लीडरों की ज़रूरत है सब पार्टी में जो मिल बैठ कर कहे कि भाई अच्छा नहीं, चलिए हम लोग बैठ के हैं, चाय पीते हैं और बताते हैं भाई समस्या क्या है। और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसको हम लोग सुलझा नहीं सकते। आज मैं ये कहना चाहूँगा बेझिझक कि हर चीज़ में राजनीति आ गई जी। कि हम कैसे एक ब्राउनी पॉइंट करें। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, जी। मगर इतिहास गवाह रहेगा कि किसने क्या किया। जी, बिल्कुल अलग अलग विचारों के बावजूद जो देश के नेता थे वो अपने संबंध निभाते रहे। हमने भी देखा दशकों से इस देश की राजनीति में कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं और कैसे संसदीय और भारतीय राजनीति आगे बढ़ी है। तमाम दूसरे पहलू भी हैं आपके जीवन से जुड़े, संसदीय आपकी जो यात्रा रही है उससे जुड़े हुए, मैं उन पर भी बात करूंगा। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्कृष्ट सांसद यानी बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, और वर्ष 2016 के लिए उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार देश के पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी को दिया गया है। उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश की राजनीति की दशा दिशा है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही उनके जीवन के जो राजनीतिक और पर्सनल पहलू रहे हैं उन्हें भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद दिनेश जी आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले दिनेश जी, आप कह रहे थे कि राजनीति में जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं अब अखड़ते हैं। अखड़ते मीन्स कहीं ना कहीं आपको नकारात्मकता ज़्यादा दिख रही है राजनीति में। मैं भी यही समझना आपसे चाहता हूं कि हमने कई राजनेताओं को करीब से देखा, विभिन्न दलों को करीब से देखा, अलग अलग विचार होते थे, लेकिन उसके बावजूद राजनीति में मधुरता दिखती थी, टकराव ऐसा नहीं दिखता था। ये नौबत क्यों आ रही है? देखिए, हम यदि आपको सितार की बात करें जी, या कोई और मौसीकी हो जी, उसमें ट्यूनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो सितार भी एक ट्यूनिंग करने के बाद ही उसका आवाज़ मधुर सुनाई देता है। जी। तो हमने जब कल हम भाषण अपना दे रहे थे ये पुरस्कार मिलने के बाद, तो हमने कहा कि सुर में मिले मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो ये सुर को ट्यूनिंग करने की बहुत आवश्यकता है, और वो ट्यूनिंग तभी हो सकता है कि जैसे कोई निर्देशन देता है, कोई कंपोज करता है। आज वो कंपोजर नहीं मिल रहा है, तो सबके पास अपने अपने सुर हैं, कोई बेसुरा भी है, तो सब मिलाकर एक सुरीली आवाज़ नहीं है, मगर कहीं ना कहीं इसको जिसको कहते हैं कि सब बेसुरा सा हो गया है। जी। तो इसको सुर में लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आम जनता जब लोकसभा देखती है आपके ज़रिए, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि टेलीविज़न, मतलब सब और टेलीविज़न भी देखते हैं, मगर बहुत सीरियस है आपका टेलीविज़न, बहुत ही अच्छा है और सब तरीके के कार्यक्रम है। तो एक गांव में आदमी जो देखता है कि हमारा सांसद वहाँ क्या कर रहा है, जी, उसको बहुत उम्मीद होती है। या स्कूल के बच्चे जब आते हैं, कॉलेज के लड़के छात्र आते हैं गैलरी में, उनको बहुत उम्मीद होती है। तो मतलब एकदम चकित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। हम जब क्लास में होते हैं तो हमारी टीचर तो कहती है कि भाई आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और यहाँ ऐसा क्यों? जी। तो ये नहीं है कि हम लोग इसको ठीक नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते, होगा भी, हमको बहुत उम्मीद है, हम ना उम्मीद है ही नहीं बिल्कुल जी। मगर फिलहाल, और हम ये 4-5 साल की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अरसों से ये वातावरण चल रहा है
और हमें आज इवन चंद्रशेखर की याद आ रही है, जिसको अटल जी अपना गुरु मानते थे। जी। तो कभी बहुत ही वातावरण गर्म हो जाता है तो चंद्रशेखर जी यदि खड़े हो जाते हैं तो पूरा शांत, कम से कम उनको 2 मिनट लोग सुन लेते, सबको शांत हो जाते, फिर उनकी बात माने या ना माने। आज मुझे वैसा कोई नेता नजर नहीं आ रहा है कि जो खड़ा हो जाए और सब चुपचाप हो जाए कि भाई ये खड़े हो गए हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं। वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दिख रहा है और उसकी ज़रूरत है। एक हमारे, चाहे वो कंपनी हो, चाहे घर हो, चाहे आर्मी के चीफ हो, एक डिसिप्लिन होना चाहिए जी। और जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। जी। दिनेश जी, अगर हम बात राज्यसभा की करते हैं, लोकसभा की करते हैं, सदन चले इस बात पे सबका जोर रहता है। जनता भी चाहती है कि हमारे माननीय सांसद सदस्य लोकसभा में, राज्यसभा में क्या बोल रहे हैं वो उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन जब सदन नहीं चलता है तो कई तरह के सवाल उठते हैं। सदन ना चलना भी एक प्रकार की मैं रणनीति मान सकता हूं, लेकिन सदन कई कई दिन तक ना चले, ठप हो जाए, उस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? वहीं पर हमको एक बुजुर्ग की ज़रूरत है कि सबको बुलाए और कहीं ना कहीं बैठकर ठंडे दिमाग से कहें कि भैया आपको ये प्रश्न उठाते हैं तो आप उठाइए, थोड़ी संवेदनशील के साथ उठाइए। एक जिसको कहते हैं कि परिवार में जब अनबन होता है तब बुजुर्ग आते हैं, बिठाते हैं बच्चों को कि भाई क्या है, ये क्या हो रहा है, तो मामला सुलझ जाता है। तो वो ना तो कोई सुनने वाला है और ना तो कोई सुनाने वाला है, तो सब जगह ये एक अजीब और गरीब वातावरण हो गया है। मगर ये कहने के बाद भी मैं कहूँगा कि जब डिबेट होती है, संजीदगी डिबेट होती है दोनों हाउसेस में, उसका लेवल बहुत ऊंचा होता है और सब अपनी अपनी तैयारी करके आते हैं। और मगर इस दोनों संसद का कोई तुलना नहीं है। ये एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एबरेशन है और मैं नहीं समझता हूँ कि ये हर वक्त ऐसा चलेगा। ये कहीं ना कहीं लेवल फील्ड हो ही जाएगी, क्योंकि हम सब चिंतित हैं और जब सब चिंतित होते हैं तो उसका कोई ना कोई एक नतीजा निकलता है, सल्यूशन आता है। जी। आप देश के रेल मंत्री रहे, देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे, आपने दोनों ही मंत्रालयों में बाखूबी से बहुत उम्दा काम किया। आप सबसे बड़ी समस्या देश की क्या मानते हैं, किसे देखते हैं आप देश की समस्या? 2 है जी। एक है अनुशासन। अनुशासन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिसकी जिक्र हम अभी कर रहे थे, ये सब अनुशासन में आता है। ये अनुशासन का मतलब केवल सांसद सदस्यों के लिए नहीं, सब, देश की आम जनता के लिए भी, पूरे मिलकर। जी। एक अनुशासन और दूसरा टीम वर्क। अब आप ले लीजिए एक फुटबॉल, जी, उसमें यदि 11 प्लेयर हैं, वो टीम वर्क के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं तो जीत नहीं पाते। यदि एक व्यक्ति वो समझे कि बॉल मेरे पाँव में है तो हम ही जाके गोल देंगे, किसी और को पास नहीं देंगे, तो आप नहीं खेल सकते हो। इसमें सबको साथ लेकर चलना है और सबको वही दर्जा देना है जो आप अपने लिए चाहते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता। आज जो हमारे लिए पानी लाता है या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, सबका काम अहम रखता है। ये अहमियत सबकी है, सबको रिस्पेक्ट देना, सबको डिग्निटी देना, वो कहीं ना कहीं हम नहीं देते। हम समझते हैं कि भाई इनका काम तो सिर्फ पानी लाना है, तो उसको हम जिस प्रकार से रिस्पेक्ट देना चाहिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के हिसाब से, वो नहीं है। हम बाहर के मुल्क में जाते हैं तो 1:1 रिस्पेक्टेबिलिटी उतनी ही है, जिसको आप अपने को जितना रिस्पेक्ट दूसरे से आप एक्सपेक्ट करते हैं, उतना रिस्पेक्ट आप दूसरे को देना भी चाहिए। वो नहीं है और ये ऊंच नीच खत्म होनी चाहिए। जी। एक गांव का आदमी होता है सरल, हम सोच भी नहीं पाए कि भी उससे कितना हमको सीखने मिलता है।
तो सबसे बड़ी समस्या हमको देश की यही दिखती है, एक अनुशासन। अब रास्ते में हम जब गाड़ी चलाते हैं तो स्कूटर वाले यहाँ से आ जाते हैं, कोई लाल बत्ती को मानता नहीं है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कंप्लायंस की भी ज़रूरत है जी। कानून ऐसा होना चाहिए जो सरल होना चाहिए, मगर उसको आपको लागू भी करना चाहिए। उसमें आपको दोस्ती या भाईबंदी या करप्शन नहीं देखना चाहिए। करप्शन का मुद्दा तो है ही, देश में बहुत बड़ा करप्शन है जी। वो सब अनुशासन इसीलिए नहीं है। और जो कानून संभालता है उसकी कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, वो राजनीति से ऊपर होना चाहिए, परे होना चाहिए जी। ऐसा नहीं कि हम रूलिंग पार्टी के पुलिस हैं तो रूलिंग पार्टी को जो चाहिए वही हम करेंगे। आज ये बहुत बड़ी समस्या है देश में। हमारे किसान सबसे कड़ी मेहनत करता है, सबसे कड़ी मेहनत वो करता है, मगर उसके पास अपना पेट भरने के लिए एक साधन नहीं है। तो ये जो बराबरी नहीं है हमारी सोसाइटी में जी। और हम कास्ट की बात नहीं करते हैं, हम हैव्स और हैव नॉट्स की बात कर रहे हैं। गरीब है, बहुत गरीब है, वो उसका पाँव का फ्रैक्चर हो जाएगा तो वो डॉक्टर की दवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हम इंसान की तरह देखते ही नहीं। जी। उसकी पीड़ा क्या है वो हम जानते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सब साधन है। तो उसको बोले हाँ ठीक है चल कल देख लेगा। वो बहुत ही सरल है। आज गरीब व्यक्ति बहुत ही सरल है और उसके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है और वो स्पिरिचुअल है। जी। रिलीजन की बात नहीं करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। और ये देश को आशीर्वाद मिला है। ये देश ही ऐसा है जिसके पास ज्ञान का भंडार है। जी। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास इतना बड़ा ज्ञान है। आप या वेद की बात कर लीजिए, उपनिषद की बात कर लिए, हम तो समझते हैं ये साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बराबर। इसको हमने रिलीजन की तरफ देखा ही नहीं कहीं। तो गांव का आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, मगर वो बड़ा वेदांतिक है, वो बड़ा फिलोसोफर है। जी। तो हमारे पास सब कुछ है इस देश में, अच्छे लोग हैं। अब हमें चाहिए कि गंगोत्री को साफ करें। यदि गंगोत्री साफ नहीं होती तो गंगा साफ नहीं हो सकती। आप जितना भी गंगा को साफ कीजिए, और गंगोत्री से यदि मैला आता है तो गंगा साफ नहीं हो सकती। गंगा की बात कर रहे हैं, आज गंगा की सफाई की बात कर रहे हैं, रोज वहाँ पोल्यूशन डालते हैं तो कहाँ से साफ होगा। जी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा इन दोनों चर्चा में है, एक देश एक चुनाव का। इसको आप कैसे देखते हैं? वो संभव नहीं लगता है। मतलब सोचने की बात है, सोचना अच्छा भी लगता है। लेकिन सर ऐसा नहीं लगता कि आए दिन चुनाव, कभी पंचायत का चुनाव, कभी नगर निगम का चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, इसका असर कहीं ना कहीं विकास पे पड़ता है? इसका असर विकास पे नहीं पड़ता, हमारे कामकाज पे भी पड़ता है कि राजनीति में रहे रोज हमको चुनाव में जाना पड़ता है जी। तो उससे हमारा संसदीय जो काम काज करना पड़ता है उस पर भी खलेल आती है। तो ये विचार बहुत अच्छा है, मगर बहुत बार क्या है कि ये संभव नहीं हो पाता है। जी। कोशिश करना हमारा काम है, मगर आज मैं समझता हूँ इस सरकार के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। पता नहीं उन्होंने इस दिशा में सोचा है कि नहीं, शायद नहीं सोचा होगा कि हम अपनी सरकार को सबको बर्खास्त कर देते। जी। आपकी सरकार अलग है, वो बीजेपी की नहीं है, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। तो जिसको बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। जी। आप कहेंगे देखो हम तैयार हैं, आप भी तो कुछ पहल कीजिए। हमने 5 कदम आगे, आप 1 कदम तो आगे लगाइए। जी। मगर ये चर्चा में नहीं है। मैं समझता हूँ कि, और हम ये राजनीति की बात नहीं कर रहे, इनके पास मौका बहुत अच्छा है, मगर वो नहीं होने वाला है। जी। सर राजनीति से अलग हटकर एक आपका पर्सनल आपसे सवाल मेरा, कि आप सितार वादक, बेहतरीन सितार वादक माने जाते हैं आप, और दूसरा मॉडलिंग में आपने क्या किया और सितार वादक के तौर पे आपका क्या अनुभव है? देखिए, यदि हम मजाक के रूप में बात करें तो मेरी कुंडली में शायद लिखा होगा कि आप हमेशा कैमरे के सामने रहेंगे। तो मॉडलिंग और एक्टिंग भी कैमरे के सामने है, आज भी आपके साथ कैमरे के सामने ही है। तो कहीं ना कहीं मेरी कुंडली में लिखा होगा। मगर हमको थिएटर का शौक़ था, और जो फिल्म इंडस्ट्री पूना में है उसमें हमने दाखिला भी लिया था। और मगर
मेरा जिसको कहता है कि पैशन, वो था पायलट बनना। जी। तो मॉडलिंग में भी अच्छा लगा, एक अच्छा तजुर्बा था। उन दिनों मॉडलिंग में उतने पैसे वगैरह कुछ नहीं थे। एक जिसको कहते हैं कि जवानी में एक अच्छा लगता है कि भाई आपकी तस्वीर सब जगह आ रही है, और थिएटर में मौका मिला कामकाज करने का, तो वो भी अच्छा लगा। फ्लाइंग भी अच्छी लगी, हम हॉर्स राइडिंग भी करते थे। सितार तो मतलब क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। अभी भी बजाते हैं आप? अभी इसलिए नहीं बजाते क्योंकि सितार जब आप बजाते हैं ना, तो आपकी उंगली एकदम नम हो जाती है, यहाँ कट जाता है सब, यहाँ पर जैसे कुछ सेंस ही नहीं रहता। और यदि आप रोज़ नहीं बजाते हैं ना, तो फिर से मतलब आपके घाव भर जाते हैं, और फिर बजाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि शास्त्रीय संगीत आपको रोज़ाना 4 घंटे का रियाज़ करना पड़ता है। इतने सारे हमारे जो पंडित हैं, उस्ताद हैं, वो बहुत ही परिश्रम करते हैं। 4 घंटा का रियाज़, और वो रियाज़ ही इबादत है, वही प्रार्थना है, वही पूजा है। तो नहीं, अभी नहीं बजाते, अभी सुनते रोज़ है, रोज़ाना सुनते हैं। अच्छा लगा विलायत खान साहब के यहाँ भी बहुत समय बिताया। निशात खान, सुजात खान, सब बहुत हमारे सब मित्र हैं, और बहुत ही हुनर है सब में। हिंदुस्तान में जितना हुनर है हम बताएं, ये हुनर का ख़जाना है, ज्ञान का ख़जाना है। हर आप कोई भी गांव में चले जाइए, आज की क्रिकेट की टीम आप देख लीजिए, ज़्यादातर सब गांव वाले हैं। हमारा टैलेंट गांव में है जी, क्योंकि उनके पास क्या है कि जिसको कहते हैं ना, हंगर है चीज़ करने की, क्योंकि पैसा ज़्यादा है नहीं, और वो जानते हैं कि हमको यहाँ जीतना ही है, तो अपना सब लगा देते हैं दाव पे। मगर ये देश बहुत महान है, हम बताएं, इस देश की कोई तुलना नहीं। बिल्कुल। और मुझे लगता है आपका जो राजनीतिक और आपका जो जीवन सफर है वो भी बेहद दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प मॉडलिंग भी है इसमें, और स्पिरिचुअलिटी भी है। जी बिल्कुल। उसमें शास्त्रीय संगीत की भी सुर हमें सुनाई देते हैं। आपने दिनेश जी हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्कृष्ट सांसद में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।